हेलो एवरीवन। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करें अपना पहला क्वेश्चन। अज्यूम दैट अ पर्सन ड्रिंक्स 3 ग्लासेस ऑफ एप्पल जूस एंड देन ड्रिंक्स फोर्थ। द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बेसिकली कि अगर एक पर्सन 3 ग्लास ड्रिंक कर रहा है और उसके बाद फोर्थ ग्लास अगर वो ड्रिंक करे तो उस केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। सिंपली देखो होता क्या है कि अगर हमने 1 2 3 4 इन चारों क्लासेस की यूटिलिटी को ऐड कर दिया तब तो वो यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन लेवल, वो कैसा सेटिस्फैक्शन लेवल कहलाएगा, टोटल, कि चारों ग्लास कंज्यूम करने पे आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कितना आया। बट अगर हम हर एक इंडिविजुअल ग्लास की यूटिलिटी, हर एक इंडिविजुअल ग्लास से जो सेटिस्फैक्शन मिला है उसको बेसिकली हम कहते हैं एडिशनल सेटिस्फैक्शन। क्लियर? और एडिशनल का मतलब ही क्या होता है बेटा, मार्जिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब आप थर्ड ग्लास से फोर्थ ग्लास पे गए तो इससे जो बेसिकली इस पर्टिकुलर एडिशन से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? तो नो डाउट मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी, द यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ ग्लास, कि जो फोर्थ ग्लास से हमको सेटिस्फैक्शन मिला है वही तो हमारी एडिशनल यूटिलिटी है और एडिशनल सेटिस्फैक्शन है। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी। Next, the opportunity cost of an item is the number of hours needed to earn money to buy the item, what you give up to get that item, usually less than dollar value of the item, the dollar value of the item। अब देखो सिंपली पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ लेते हैं, फिर बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन का हम आंसर कर पाएंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि लेट्स से मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमें मिला कि हम एक सीए फर्म में जॉब कर ले और उस सीए फर्म में जॉब करने पे हमें 50,000 रुपीज़ ऑफर हुआ पर मंथ। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम अपना बिजनेस रन करें और स्टार्टिंग में जो हमने कैलकुलेशन किया वो ये है कि बिजनेस से हमें 60,000 पर मंथ मिलेगा। तो नो डाउट हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बिजनेस का। बट इस बिजनेस, अगर ये बिजनेस हम नहीं करते तो हम ये ऑप्शन चूज करते सीए फर्म को ज्वाइन करने का, है ना। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते टाइम जो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा, कि अगला ऑल्टरनेटिव जिसको हम तब चूज करते जब हम ये बिजनेस नहीं कर रहे होते, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर हम अपना बिजनेस रन करेंगे तो ये जो सीए फर्म की जॉब हमने छोड़ी 50,000 की, ये हमारे लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सिंपली व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, व्हाट यू गिव अप टू गेट दैट आइटम। हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने क्या चीज़ छोड़ी, अपनी जॉब छोड़ी, तो वो जॉब हमारे लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रिफर टू एन इवेंचुअल फॉल इन। अब देखो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करें, ये एक ऐसा लॉ है जो उस सिचुएशन को रिफर करता है जहां हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट। हमने क्या बोला कि हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज करेगा, पर कौन सी रेट से, घटती हुई रेट से, दैट इज डिमिनिशिंग रेट से। कब, जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड करते हैं विद द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे इफ इन केस मान लो मेरे पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड पे हम जैसे जैसे अपना वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इंक्रीज करते जाएंगे, उससे होगा क्या कि हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। क्लियर? अब ये एक ऐसी सिचुएशन है बेटा जहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, किसका, वेरिएबल फैक्टर का, वो डिमिनिश करेगा और हम कह सकते हैं डिक्लाइन करेगा। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल, नो। टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म फॉल, नो। एवरेज इनकम ऑफ द फर्म फॉल, नो। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इवेंचुअली फॉल इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में सिर्फ इतनी सी चीज होती है बेटा कि जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। और इसका रीजन क्या होता है कि हम अगर लैंड पे दैट इज फिक्स फैक्टर पे जितने ज्यादा लेबर्स ऐड करते हैं उतने ही हमारे पास टोटल आउटपुट इंक्रीज करता जाता है। बट इस सिचुएशन में यही चीज होती है कि जो हमारा लेबर है दैट इज वेरिएबल फैक्टर, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, व्हेन AR इज कांस्टेंट, MR इज, अब देखो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन पूछा है। इफ इन केस एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा होगा तो इस केस में MR हमेशा क्या होगा, लेस देन AR। अगर AR कांस्टेंट है दैट इज एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो उस केस में MR इज इक्वल टू AR होगा। एंड लास्ट, अगर एवरेज रेवेन्यू राइज कर रहा है
तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज रेवेन्यू से। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में पूछा था कि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? नो डाउट वो किसके इक्वल होगा? एवरेज रेवेन्यू के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ। अब देखो इक्विलिब्रियम सिचुएशन की अगर हम बात करें अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सिंपली दो ही कंडीशन है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये फर्स्ट सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन है कि एम सी कर्व कट्स द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। क्लियर? देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये हमारा डिमांड कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सबके इक्वल है, और हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर? तो दो सिचुएशन होनी चाहिए, फर्स्ट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी जो कि इस पॉइंट पे है, और दूसरा इस पॉइंट पे है, और दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो फ्रॉम द बिलो नीचे से कट करेगा किसको? एम आर कर्व को। क्लियर? तो देख लेते हमारे पास ऑप्शन में दिया है एम आर इज इक्वल टू एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी राइजेज व्हेन इट कट्स एम आर। अभी देखो हमने ये ग्राफ जो बनाया था इसमें यही था कि एम सी जब कट कर दिया उसके बाद वो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू। अब देखो सिंपली सबसे पहले समझ लेते कि व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने पहले भी बताया कि जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते हैं, दैट इज अगर मान लो हम लेबर की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में हम ये मानते हैं कि हमारा फिक्स फैक्टर्स तो फिक्स है। सारी चीजें किस में हम लोग देखते हैं? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं देखते। अगर लॉन्ग रन में देख रहे होते बेटा तो हम लोग इसकी बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, बट क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, तो ये बेसिकली शॉर्ट रन में होता है, और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। क्लियर? तो अब ये वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? लेबर। अगर हम कह रहे हैं कि एक एडिशनल लेबर को ऐड करके जितना हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मेरा पॉइंट क्लियर है? हमने ये चीज बोला कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर को ऐड करते हैं, एक एडिशनल यूनिट को, उससे हम जितना एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं या एडिशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कितना बनाया है? ये तो यूनिट्स में होगा, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? वो प्राइस में होगी, तो वो यहाँ पीएक्स में दी होगी। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, इफ गुड इज इंफीरियर देन द इंक्रीज इन इनकम विल रिजल्ट इन। अब देखो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना? जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, मतलब जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। इसको किससे रिलेट करना है? इनकम से। अब पहले खुद समझो, लेट्स से जो मेरी इनकम है, मान लेते हैं ठीक कि महीने की 10,000 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो राइस हम कंज्यूम करेंगे वो कौन सा राइस होगा? नॉर्मल राइस होगा या जो खुला राइस मार्केट में मिलता है, नो डाउट हम वो कंज्यूम करेंगे। इफ इन केस मान लो मेरी इनकम इंक्रीज होकर के 25,000 हो गई, तब उस केस में हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? होपफुली बासमती राइस पे। अगर हम बासमती राइस नहीं भी कंज्यूम करें तो नो डाउट हम ऐसा राइस परचेज करेंगे जो कि पैकेट में मिलता हो, वो ओपन राइस हम नहीं परचेज करेंगे। क्लियर? और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम ना करके हम हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करें। बस वही चीज़ यहाँ पूछा है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड नो डाउट क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनकम का और इन्फीरियर गुड्स का किस तरीके का रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। कि अगर इनकम इंक्रीज होगी, जो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि अगर इनकम इंक्रीज हुई तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड। नेक्स्ट, assume that England and Spain can switch between producing cheese and producing bread at a constant rate. लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड है एक यूनिट बनाने के लिए, वो भी बता दिया है कि चीज़ अगर वो बनाएंगे तो कितना, और ब्रेड बनाएंगे तो कितना। Assume that England and Spain each has 40 labor hours available. कितने आवर्स अवेलेबल है बेटा? Only 40. If each country divides its time equally between production of cheese and bread, 40 आवर्स है
तो 20 घंटे वो लगाएंगे चीज़ के लिए, 20 घंटे वो लगाएंगे ब्रेड के लिए। देन टोटल प्रोडक्शन इज, अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि इंग्लैंड के पास भी 40 आवर्स है, स्पेन के पास भी 40 आवर्स है, और वो कर क्या रहे हैं कि चीज़ और ब्रेड में इक्वल डिवाइड कर ले रहे हैं। मतलब चीज़ के लिए वो 20 घंटा अलॉट करेंगे और ब्रेड के लिए 20 घंटा अलॉट करेंगे। क्लियर? अब देखो चीज़ में कह रहा है कि 1 यूनिट बनाने के लिए उनको कितने लेबर आवर्स की ज़रूरत है? 1। मतलब सिंपली 20 घंटे में वो कितनी चीज़ बनाएंगे? 20 चीज़। और 1 यूनिट ब्रेड के लिए उनको कितना लेबर आवर चाहिए? 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। तो ब्रेड की वो कितनी यूनिट बनाएंगे? 5। मेरा पॉइंट क्लियर है? सेम पैटर्न पे हम स्पेन का कैलकुलेशन कर लें। 20 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे वो 5 पैकेट चीज़ की बनाएंगे, एंड 20 डिवाइडेड बाय 8 वो 2.5 पैकेट ब्रेड की बनाएंगे। तो ओवरऑल चीज़ का प्रोडक्शन कितना हुआ? 25 यूनिट्स, और ओवरऑल ब्रेड का प्रोडक्शन कितना हुआ? 7.5 यूनिट्स। और देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कि चीज़ का 25 यूनिट्स एंड ब्रेड का 7.5 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय हिज फेमस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज गिवन एज MV इज इक्वल टू PT, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा A। MV डिनोट करता है मनी वैल्यू को और PT डिनोट करता है प्राइस लेवल एज वेल एज ट्रांजैक्शंस को। देखो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी, बेसिकली इस थ्योरी में यही चीज़ कहा गया था कि जो प्राइस लेवल है, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली अगर डिपेंड करता है किसी चीज़ पे, तो वो है पैसे की सप्लाई, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर? कि प्राइस लेवल सिंपली किस पे डिपेंड करता है? कि मार्केट में कितना मनी अवेलेबल है। इफ इन केस मान लो जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो मार्केट में इंक्रीज कर जाए तो क्या सिचुएशन आएगी? इन्फ्लेशन। एंड अगर क्वांटिटी ऑफ मनी स्टेबल है, दैट इज जो स्पीड पे वो चल रही है उसी स्पीड पे चलेगी, तो फिर उस केस में हमारी सिचुएशन कैसी होगी? हॉल्ट। क्लियर? तो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी में यही चीज बोला गया था कि अगर हम प्राइस लेवल जानना चाहते हैं तो प्राइस लेवल सिंपली फ्लक्चुएट करता है किस पे? मनी की सप्लाई पे। क्लियर? इसीलिए जो उनका इक्वेशन है वो सीधा सीधा क्या था? MV इज इक्वल टू PT, क्योंकि जो हमारा प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली किस पे डिपेंड करता है? मार्केट में मनी सप्लाई पे। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियन GDP? अब देखो अगर हम लोग GDP की बात करें दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर हम इसको कहें तो इसका और दूसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम। तो देखो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है टोटल मनी वैल्यू को ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये कौन प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस्ड हुआ होगा बाय अ कंट्री, रेसिडेंट के थ्रू एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के थ्रू। बट अगर ये प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय अ कंट्री तो उसको हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। क्लियर? तो सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? टोटल मनी वैल्यू उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस्ड हुई है विद इन कंट्री। क्लियर? अब वो रेसिडेंट ने बनाई हो या नॉन रेसिडेंट ने बनाई हो, सब कुछ कहाँ इंक्लूड होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। देखते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बाय अ सिंगापुरियन वर्किंग इन इंडिया, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बाय एन इंडियन वर्किंग इन सिंगापुर, बोथ A एंड B आर करेक्ट, नीदर A नॉर B इज करेक्ट। देखो B तो करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक इंडियन है जो कि कहाँ काम कर रहा है? सिंगापुर में। अगर वो इस सर्विस से जो भी मनी वैल्यू बना रहा है क्या वो विद इन कंट्री है? नहीं। बट फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी सिंगापुरियन के थ्रू है, दैट इज नॉन रेसिडेंट के थ्रू, बट वो कहाँ काम कर रहा है? इंडिया में। इसका मतलब इस प्रोडक्शन की जो मनी वैल्यू है वो विद इन कंट्री बनाई जा रही है, और विद इन कंट्री हमने पहले बताया था कि वो रेसिडेंट के थ्रू भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट के थ्रू भी हो सकता है। तो इस मनी वैल्यू को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? इन इंडियन GDP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A। क्लियर? नेक्स्ट, द इकोनॉमीज इन्फ्लेशन रेट इज, अब देखो सिंपली अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल जो प्राइस लेवल है वो क्या होता है? राइज होता है। क्लियर? ओवरऑल प्राइस लेवल क्या होगा? राइज करेगा। तो सिंपली इन्फ्लेशन रेट क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, कि पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना प्राइस लेवल चेंज हुआ, और इसी परसेंटेज चेंज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? B, चेंज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग असेट्स इज द मोस्ट लिक्विड? अब देखो लिक्विड मतलब जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फाइन आर्ट, शेयर्स ऑफ स्टॉक, डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन यूजिंग एटीएम। आप देखो अगर हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है तो हम तो उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाहो तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोस्ट लिक्विड इसमें से कौन सा है? सी, डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन यूजिंग एटीएम्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ रिसेशन द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस। देखो रिसेशन के टाइम बेसिकली क्या होता है कि सब कुछ फॉल करना स्टार्ट हो चुका होता है। ये एक जनरल स्लो डाउन सिचुएशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जहाँ बेसिकली आप देखोगे सारी चीज़ें फॉल कर रही होती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, चाहे वो इनकम लेवल हो, चाहे वो प्रोडक्शन लेवल हो, चाहे वो डिमांड लेवल हो, सब कुछ क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू। अब देखो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस केस में होगा क्या कि लोग हमसे से कम परचेज करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज जो दूसरी कंट्रीज हैं वो हमसे कम परचेज करेंगी। दैट इज हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, अदर थिंग्स इज सेम एज अ रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स। अब देखो अगर रियल इंटरेस्ट रेट फॉल होगा नो डाउट ज़्यादा लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट से लोन लेंगी और वो लोन वो बेसिकली क्या करेंगी? कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी, है ना? तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो ऑप्शन दिया है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट राइज, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट राइज। बी और डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी एंड डी दोनों में ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉल कर रहा है। बल्कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है ना तो यही होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स मार्केट से लोन लेते हैं एंड उसको किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट राइज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया नेट कैपिटल आउटफ्लो, राइज और फॉल। तो बेसिकली नेट कैपिटल आउटफ्लो का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नेट फ्लो ऑफ फंड्स जो कि कंट्री इन्वेस्ट करती है बाहर की कंट्री में, दैट इज अब्रॉड में, आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो नो डाउट अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी एज वेल एज आउटसाइड जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, आरबीआई वॉज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1949। नेक्स्ट, नरसिम्हन कमिटी रिकमेंडेड टू मेक बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी 2 tier, 3 tier, 4 tier, 5 tier। इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 tier। नेक्स्ट, टेनेंसी रिफॉर्म्स इंक्लूड मेजर्स लाइक रेगुलेशन ऑफ रेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब देखो ये जो लास्ट तीन है ना, ये तीन रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। क्लियर? और अगर टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात करें तो ये भी नो डाउट किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से। बट टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंट मतलब कौन होता है? जो बेसिकली कहीं पे रेंट पे करके स्टे कर रहा हो, दैट इज जो किराएदार होते हैं, बेसिकली वहां पे अप्लाई होता है टेनेंसी रिफॉर्म। तो टेनेंसी रिफॉर्म में कई सारे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है रेगुलेशन ऑफ रेंट, दूसरा होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर रेंट एंड तीसरा होता है कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन देम। जब हम कहीं पे भी एज अ टेनेंट जाते हैं ना तो तीन चीज़ों पे बात होती है। पहला कि कितना रेंट लगेगा, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। दूसरा सिक्योरिटी पे बात होती है कि बेसिकली आप कितने टाइम पीरियड की मेरे को सिक्योरिटी दे रहे हो वहाँ रहने के लिए, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स। एंड लास्ट होता है कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन देम, कि उतने टाइम के आप मेरे को रहने की इजाज़त दो या कह सकते हो कि ओनरशिप दो। क्लियर? तो टेनेंसी रिफॉर्म का पार्ट क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ रेंट, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स की, तो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में नो डाउट हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ये हम सबने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। तो अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो हम सिर्फ नेम वाइज बता रहे हैं कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या चीज़ें आती है? बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर। अब अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में क्या था, जैसे डायरेक्ट एक्शन हो गया, मॉरल सुएशन हो गया, ये सब किसका पार्ट था, क्वालिटेटिव का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्रेडिट पॉलिसी। बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो आरबीआई है, दैट इज सेंट्रल बैंक, वो बेसिकली क्या करती है कि अपनी सिक्योरिटीज को ही परचेज सेल करती है। अगर उसको लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेडिट फ्लो हो गया है तो वो अपनी सिक्योरिटीज सेल कर देती है, क्योंकि अगर वो सेल करेगी तो कोई ना कोई परचेज करेगा, और परचेज करेगा तो पैसा वापस किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। और अगर उसको लगता है कि मार्केट में हमें और क्रेडिट फ्लो कराना है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल नहीं करना है, तो उस केस में वो अपने ही सिक्योरिटीज को परचेज करके मार्केट में पैसे का फ्लो कराती। क्लियर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्रेडिट पॉलिसी। नेक्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द ईयर 2015-16, क्योंकि बेसिकली 2017 का क्वेश्चन पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग ये पूछा गया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1.1। नेक्स्ट, 8th ब्रिक्स समिट टुक प्लेस ऑन 15-16 अक्टूबर इन, किस जगह हुआ था, गोवा, इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पूछा है कि ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर तो नो डाउट फिश प्रोडक्शन है, बट क्योंकि हमें ये बताना है कि ऑयल प्रोडक्शन, ग्रास प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन किस तरह के रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, एंड इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर में हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। उसकी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में हमने सारे रेवोल्यूशंस के आगे उनके प्रोडक्शन के बारे में मेंशन किया है, तो वो बेसिकली लिस्ट आपको लर्न करनी है। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं अपनी उस लिस्ट पे। यहाँ देखो हमने सारी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस जो हुई हैं एग्रीकल्चर में उनके बारे में मेंशन किया है, ये सब आपको लर्न करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है एग्रो प्रोडक्शन और फूड ग्रेन से, वाइट रेवोल्यूशन जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं वो रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से, तो वाइट मिल्क, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसा अभी हमने देखा था। पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन सनफ्लावर एंड ऑयल सीड्स रिसोर्सेज। ब्राउन रेवोल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, लेदर, कोकोआ। रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू टोमेटो रेवोल्यूशन एंड मीट प्रोडक्शन। Grey revolution for fertilizers, protein revolution for higher production, round revolution for potato, silver revolution for egg production, poultry production, silver fiber revolution is for cotton, golden revolution for fruits production, honey, horticulture development, golden fiber revolution for jute production, rainbow revolution for agriculture related wholesome development, एंड ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो देखो यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं उन सब की हमने पूरी डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी, और इस पीडीएफ की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सारे रेवोल्यूशंस आप लर्न जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। अब देखो सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड बेसिकली इसमें 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने मिल करके सार्क बनाया था। वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे वो देख लो। सबसे पहला था बांग्लादेश, नेक्स्ट था भूटान, नेक्स्ट था इंडिया, देन मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ओवरऑल ये 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे। बाद में 2007 में एक और कंट्री इसमें ऐड हुई और वो थी अफगानिस्तान। क्लियर। तो ये ओवरऑल 8 मेंबर्स हैं सार्क के, जिसमें से 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे और बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो देखते हैं, नेपाल ऑप्शन करेक्ट है, मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है एंड भूटान भी मेंबर है, पर क्या म्यांमार है, नहीं, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर। इसके अलावा एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। ये पॉइंट ये लर्न करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट, द एड वैलोरम इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो अगर एड वैलोरम की बात करेंगे तो इसके साथ साथ हम एक और टैक्स की बात करेंगे और वो है स्पेसिफिक टैक्स।
तो बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स और एक होता है एड वलोरम। स्पेसिफिक टैक्स बेसिकली लेविड होता है स्पेसिफिक क्वालिटीज़ पे, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, क्वांटिटी की, साइज़ की, वेट की, तो इनके बेसिस पे जब आप प्रोडक्ट पे टैक्स अप्लाई करते हो तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। बट एड वलोरम किस तरह का टैक्स है, वो बेसिकली जो हमारे कमोडिटी की वैल्यू होती है ना उस पे अप्लाई होता है, और उस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं, एड वलोरम टैक्स। तो बेसिकली अगर हम किसी भी कमोडिटी की बात करें, लेट्स से हमारे पास कमोडिटी ए है, तो उसमें दो ही चीज़ तो होगी, एक तो होगा इसका वॉल्यूम दैट इज क्वांटिटी, और दूसरा वैल्यू कि उस कमोडिटी की वैल्यू क्या है। तो वॉल्यूम या क्वांटिटी पे जो टैक्स अप्लाई होता है वो किस तरह का टैक्स होता है बेटा, स्पेसिफिक टैक्स, और वैल्यू पे जो अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं एड वलोरम टैक्स। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिक टैक्स नहीं पूछा, एड वलोरम पूछा है, तो एड वलोरम नो डाउट किस पे अप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अगर क्वेश्चन में एड वलोरम की जगह स्पेसिफिक पूछा होता तो वो किस पे अप्लाई होता, वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी पे। क्लियर है? नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, श्री नरेंद्र मोदी। Next, let the probability of event A be 0.3 and the probability of event B be 0.5. Also assume that the two events are independent. Then P A by B, that is probability A by B will be equal to, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे हम किस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। और बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इफ़ इन केस हमारे पास जो दोनों इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में जो मेरे पास फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी पूछा है तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए पूछता तो ये इक्वल होता प्रोबेबिलिटी बी के। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाई बी, तो नो डाउट ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ए के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.3, दैट इज बी। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 25. If each number is first multiplied by 3 and then increased by 5, what is the mean of new numbers? अब देखो यहाँ पे ना हम लोग सिंपली क्या करेंगे बेटा, मीन की जो प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन के पहले हम ये चीज़ बता दें कि हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स पे भी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, लाइक रिग्रेशन पे क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, कोरिलेशन पे क्लास अपलोडेड है, इनफैक्ट हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पे भी क्लास अपलोड की हुई है, और ये क्लासेस हमारे सेकंड चैनल पे है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो यहाँ हम एक ही सिंगल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मीन है 10 नंबर्स का, दैट इज n कितना है 10 और मीन कितना है 25। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है इफ ईच नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज अ मीन ऑफ न्यू नंबर। अब देखो सिंपली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी वो हम बता देते हैं कि इफ़ इन केस मेरे पास ओल्ड मीन दिया हुआ है और मेरे से क्वेश्चन में न्यू मीन की डिमांड कर रहा है, और इस केस में हो क्या रहा है कि जो ओल्ड मीन के लिए हमने ऑब्जर्वेशंस यूज़ किए हैं उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हमें न्यू मीन कैलकुलेट करना है। बस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने कुछ ऐड किया या माइनस किया या डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, और उसके बेसिस पे हमें न्यू मीन का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ आप लोग मीन की प्रॉपर्टी देख लो। मीन की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि इफ़ इन केस आपने ओल्ड मीन कैलकुलेट किया है एंड आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे जिससे आपने ओल्ड मीन कैलकुलेट किया है उन ऑब्जर्वेशन में आपने किसी भी सिंगल नंबर से ऐड कर दिया और आपको हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। क्लियर? लेट्स से हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमने जो एडिशन किया है वो +3 किया है, तो सिंपली न्यू मीन निकालने का तरीका क्या है ना कि इफ़ इन केस हर ऑब्जर्वेशन 3 से ऐड ऑन हुआ है तो ओल्ड मीन में अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो आपका न्यू मीन आ जाएगा। क्लियर? वैसे ही अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से माइनस करोगे तो ओल्ड मीन में से आप सीधे सीधे -3 करना, आपका न्यू मीन आ जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन को हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ओल्ड मीन को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, न्यू मीन आ जाएगा। और अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया 3 से तो ओल्ड मीन को भी डिवाइड करो 3 से, आपका न्यू मीन आ जाएगा। क्लियर? ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, मीन की, जो कि इस केस में एप्लीकेबल है। इसमें ना अभी हम छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। लेट्स से हमारे पास x की वैल्यूज़ दी है 1, 2, 3। क्लियर?
अब अगर हम लोग इससे मीन निकालेंगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज हमारा मीन कितना आया बेटा 2। अब इफ इन केस मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 1 से ऐड कर रहे हो, तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 2, सेकेंड वाला हो जाएगा 3 और थर्ड वाला कितना हो जाएगा 4। क्लियर। अब दो तरीका है, चाहे तो इस पे वापस से ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करके न्यू मीन निकाल लेते हैं। 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 3 आएगा। या सिंपल सा तरीका था, क्योंकि आपने पुराने ऑब्जर्वेशन में +1 किया है तो आप पुराने मीन में +1 कर दो, तो ये करने से भी तो आपका न्यू मीन कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर। वैसे ही मल्टीप्लाई वाला भी देख लो कि अभी हमने जैसे x लिया था 1 2 3, इसकी हेल्प से हमारा मीन कितना आया था 2। अब इफ इन केस मान लो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि 3 से मल्टीप्लाई किया है हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को, तो 3 6 9, अगर हम इसको ऐड करके डिवाइड करें 3 से तो कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 6। या हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि ओल्ड मीन को हम सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी मेरे पास न्यू मीन कितना आएगा 6। क्लियर है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन इंक्रीज्ड बाई 5, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू नंबर। ओल्ड मीन कितना था बेटा 25 था, ये हमारा क्या है ओल्ड मीन है। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को पहले मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसको भी पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और फिर हर ऑब्जर्वेशन को आपने 5 से बढ़ाया है, तो इस मीन को भी आप किससे बढ़ा दोगे 5 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 + 5 दैट इज 80। तो सीधे सीधे हमारा कैलकुलेशन कितना हो गया 80। क्लियर। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, which of the following approaches to probability would be used to find out probability of rolling 2 6s with 2 dice। हमारे पास 2 डाइज है। क्लियर। इन दोनों को अगर हम साथ में टॉस कर रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे अप्रोच को हम क्या नाम देंगे। देखो सिंपली होता क्या है ना कि अगर हम प्रोबेबिलिटी में बात करें तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं फॉर असाइनिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को असाइन करने के लिए बेसिकली 3 मेथड होते हैं। पहला होता है क्लासिकल, दूसरा होता है रिलेटिव और लास्ट होता है सब्जेक्टिव। यही 3 बेसिकली मेथड हैं। पहला देखो, जो क्लासिकल अप्रोच है उसमें हम बहुत ही ईजिली जो भी पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं। किसकी पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं उनकी हम पूरी की पूरी लिस्टिंग कर लेते हैं और हमें पता होता है कि वहाँ पे हर एक पॉसिबल आउटकम के आने के चांसेस कितने होंगे इक्वल, दैट इज इक्वली लाइकली होगा। इफ इन केस जैसे मान लो अगर डाइज है तो हम क्या मानते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल। क्लियर। तो अब जैसे इफ इन केस मान लो हम लोग क्लासिकल की बात करें तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, कॉइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, डाइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली लिस्टिंग कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं और आपको पता होता है कि हर एक आउटकम की इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं अकर करने के। दैट इज अब जैसे कॉइन है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दैट इज इक्वल चांसेस होते हैं अकर करने के। क्लियर। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब देखो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सिंपली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पॉसिबल आउटकम्स की लिस्टिंग तो कर सकते हैं बट कभी भी वहाँ पे इक्वली लाइकली चांसेस नहीं होते हैं। इसको हम हटा रहे हैं। जैसे इफ इन केस मान लो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन रेट्स। अब इनके पॉसिबल आउटकम्स की हम लिस्टिंग तो कर सकते, पर हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हर एक प्रोबेबिलिटी की इक्वली लाइकली चांसेस होंगे, मतलब हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल होगी, नहीं। और लास्ट है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में तो बेसिकली हमारे पास इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि हम कोई प्रॉपर पॉसिबल आउटकम की लिस्ट भी बना सकें। क्लियर। तो इफ इन केस हम बात करें डाइस की, कॉइन की, तो वहाँ पे दोनों चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबल आउटकम की लिस्टिंग भी पॉसिबल है और साथ ही साथ वहाँ पे हर एक प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं इक्वल, दैट इज 50-50। तो अगर डाइस की बात कर रहा है तो डाइस का केस कौन सा होता है, क्लासिकल अप्रोच का। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब देखो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगर बात करें तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे वेरिएबल की जहाँ जो हमारा डेटा है वो इन्फिनाइटली बहुत सारी वैल्यूज़ खुद में इंक्लूड कर सकता है। तो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली इन अ 50
क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एग्जाम, तो बेसिकली 50 एग्जैक्ट बता दिया है। और हमने क्या बोला कि हम जब बात करते हैं इन्फिनाइट वैल्यूज़ की, तब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। जेंडर ऑफ द कस्टमर वाइल सेलिंग एन ऑटोमोबाइल, बट ऑब्वियस वो मेल या फीमेल होगा। नंबर ऑफ रिटर्न्स कंटेनिंग एरर इन एन ऑडिट ऑफ 100 टैक्स रिटर्न, देखो हर जगह मेंशन किया हुआ है, कहीं पे भी डेटा की जो वैल्यूज़ है वो इन्फिनाइट नहीं है। बट द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अब वो थिकनेस तो वैरी करती है ना, 0.25 mm भी हो सकती है, तो 0.05 mm भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डेटा की वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं? इनफाइनाइट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर ऑप्टिमल ऑप्शन इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है सी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होती है, और ये हाईएस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेसिकली हम एनालिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट प्रिडिक्टर। मतलब जब प्रिडिक्शन के लिए ना हमारे पास कोई परफेक्ट प्रिडिक्टर होता है जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सके, उसके बेसिस पे जब हम हाईएस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर ऑप्टिमल एक्शन का क्या मतलब है? अब देखो एक्सपेक्टेड मतलब सिंपली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो किसी ना किसी प्रिडिक्शन के बेसिस पे होगा, जो किसी ना किसी एनालिसिस के बेसिस पे होगा। तो ऑप्टिमल एक्शन में होता क्या है कि ये जो प्रिडिक्टर है, परफेक्ट प्रिडिक्टर, ये एब्सेंट होता है, और उस एब्सेंस में जब हम हाईएस्ट पे ऑफ का एक्सपेक्टेशन करते हैं या कह लो प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर ऑप्टिमल एक्शन। क्लियर? और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0.65, इट इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है? जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है उसका स्क्वायर। क्लियर? तो नो डाउट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये 0.65। 65% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय x, यही चीज बोला है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? y, और इंडिपेंडेंट कौन है? x। तो जैसे जैसे x में चेंज होगा वैसे वैसे y उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, 65% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय x। नेक्स्ट, to compare the variation or spread of data sets that have different units, we use which of the following? Standard deviation, range, variance, coefficient of variation। अब देखो अगर वेरिएशन और स्प्रेड की बात करें तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ये जो डिफरेंट सेट्स है डेटा का, उनके बीच में क्या स्पीड है, उनके बीच की क्या वेरिएशंस हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी की लिस्ट है उसकी एक डिटेल लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बट यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल, बट ऑब्वियस, क्योंकि देखो कर्व जो बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस तरीके से बनता है, तो क्योंकि एक सिंगल पीक पॉइंट होगा, एक ही पीक पॉइंट होगा, तो नो डाउट एक ही मोड पॉसिबल है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, मीन लाइज एट द सेंटर ऑफ द नॉर्मल कर्व, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? मीन होता है। टू टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे बनता है ना, ये कभी भी आप देखोगे ना तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे टच नहीं करता है। क्लियर? तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, मीन इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द मीडियन। ये इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग, अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, कोई भी वैल्यू किसी से बड़ी या किसी से छोटी नहीं होती। क्लियर? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो नॉर्मल कर्व है ना वो सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक होने की वजह से मीन मीडियन मोड सब क्या होगा? इक्वल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? और बाकी एक इसकी डिटेल लिस्ट जो प्रॉपर्टीज़ की है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखो आर की अगर वैल्यू बात करें दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट की,
तो ये -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर सकता है। इनफैक्ट -1 और 1 भी एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। बट जो पॉजिटिव या नेगेटिव ये जो इंडिकेशन है ये किसको शो करता है, ये उनके रिलेशन को शो करता है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। क्योंकि देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है, हम हमेशा दो वेरिएबल्स की बात करते हैं और दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब x इंक्रीज होने पे y भी इंक्रीज होगा, और नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों डिक्रीज होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम लोग आंसर देखेंगे ना तो हम लोग प्लस और माइनस को अवॉइड करेंगे। हम लोग सीधे सीधे क्या देखेंगे कि कितना परसेंट रिलेशन उनके बीच में है। जैसे देखो r इज इक्वल टू 0.08 है, इसका मतलब 8% रिलेशन है x एंड y का। r इज इक्वल टू 0.7 मतलब 70% है। r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35। अब हम लोग इसका अंडर रूट कर दें तो कितना आएगा, ये आएगा 0.59 दैट इज 59%। और लास्ट वाला कितना है 60%। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा रिलेशन किसके बीच में है 70% में। 70% मतलब क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है दो वेरिएबल्स का। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। और इसमें आप ये मत देखना कि वो माइनस है कि प्लस। अब माइनस प्लस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इन्फॉर्म करता है ना कि रिलेशन को। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, while computing a weighted index, the current period quantities are used in the, no doubt current period की बात कर रहा है that is Q1, और वो हम कहाँ यूज करते हैं पैशेज में। क्योंकि देखो लैस्प्रेस का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0, और बेस हम किसको लेते हैं, बेस पीरियड क्वांटिटीज को, दैट इज Q0। क्लियर? अगर पैशेज की बात करें तो पैशेज का फॉर्मूला था समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1। दैट इज हम यहाँ पे बेस क्या लेते हैं, करंट ईयर क्वांटिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, पैशेज मेथड। अब देखो अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की, बहुत जल्दी हम अपने दूसरे चैनल पे स्टैटिस्टिक्स की पूरी डिटेल लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जहाँ हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा अपलोड किया हुआ है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर पे हम बहुत डिटेल डिस्कशन अपलोड करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हम अपलोड करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट, इन टाइम सीरीज थ्योरी द शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स जस्ट बिफोर द एनुअल बजट विल बी रिफर्ड टू एज। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर टाइम सीरीज थ्योरी की बात करें, द शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स जस्ट बिफोर द एनुअल बजट, पूरे साल की बात कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है। और एक पर्टिकुलर ईयर सिर्फ कहाँ होगा, सीजनल वेरिएशन में, साइक्लिक में, सेक्युलर ट्रेंड में और इरेगुलर में। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ईयर की हम बात नहीं करते हैं। क्लियर? अब साइक्लिक वेरिएशन में बेसिकली बिजनेस साइकिल के हिसाब से चलते हैं, जैसे कभी अगर हम लोग बूम पे हैं, पीक पे हैं, वो सारी चीज़ें। सेक्युलर ट्रेंड जो बेसिकली 7 to 9 ईयर्स के लिए होता है, और इरेगुलर वेरिएशन मतलब जो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे फायर अकर होने पे या कह लो अर्थक्वेक आने पे। क्लियर? बट अगर सीजनल वेरिएशन की बात करें तो जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सीजनल वेरिएशन। Next, a numerical value computed from a sample is called parameter, error, bias, statistic. इसका करेक्ट आंसर है डी, स्टैटिस्टिक। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कंप्यूट होती है सैंपल से, तो हम लोग इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिक। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कि बेसिकली क्लोजेस्ट इसमें से है सिस्टमैटिक सैम्पल। क्योंकि अगर हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम सैंपल लेते हैं, और वैसे ही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में भी होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लेते हैं और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हमें रैंडमली कुछ सेलेक्ट करना है, वैसे ही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाए और उसके बेसिस पे हम अपनी सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। क्लियर? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम और क्या कहते हैं वो देख लो, इसको हम लोग इंटरवल सैम्पलिंग अप्रोच भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल केस ऑफ LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए असाइनमेंट मॉडल भी स्पेशल केस है और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द कर्व इज गिवन y इज इक्वल टू दिस हैज अ लोकल मैक्सिमम एट विच वैल्यू ऑफ x। अब देखो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6x²
माइनस 30x माइनस 36। क्लियर? और क्योंकि हमसे मैक्सिमम वैल्यू मांगा है तो इज इक्वल टू 0, तो ये तो क्लियर है। अब हम लोग इसकी हेल्प से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लें। बहुत ही ईजिली से x की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ से देखो हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 6 कॉमन ले रहे हैं और 6 कॉमन लेने का हमें बेनिफिट मिलेगा कि ये 6 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो माइनस 5x आएगा और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आ जाएगा, जो कि ये आना चाहिए। बेसिकली माइनस 6x स्क्वायर आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि c को और a को मल्टीप्लाई करके ही देखते हैं, ठीक। तो ये तो पता होगा सबको मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम इधर कर रहे हैं, x कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू बच रही है 6 और एक वैल्यू बच रही है माइनस 1। अब देखो x मेरे पास 6 आया और माइनस 1 आया। अब देखो हमें देखना है कि हम 6 कंसिडर करें कि माइनस 1, दोनों ऑप्शन दिया है, बट कह रहे हैं लोकल मैक्सिमम एट विच वैल्यू ऑफ x। अब देखो दोबारा से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो ये कितना बचेगा, 12x माइनस 30, जो कि क्या होगा, लेस देन 0। और ये वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी, जब x हम क्या रखें, माइनस 1। देखो यहाँ पे माइनस 1 रखो तो ये माइनस 12 माइनस 30 आएगा, लेस देन 0। बट अगर हम 6 रख दें यहाँ पे तो नो डाउट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 माइनस 30, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, माइनस 1। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी माइनस 1, क्योंकि बेसिकली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, लोकल मैक्सिमम। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी और इसका डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, सपोज दैट द डिमांड इक्वेशन फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज दिस। पी प्राइस है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट दैट प्राइस, एंड द कॉस्ट, ये कास्ट नहीं है, कॉस्ट फंक्शन इज, कॉस्ट फंक्शन गिवन है दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट। हमें ये बताना है कि किस वैल्यू पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्लियर? अब देखो इसके लिए हम पहले एक पॉइंट बताएं कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है बेटा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, यही होता है। प्राइस कितना गिवन है, ऑलरेडी प्राइस गिवन है 100 माइनस 0.2x, और यूनिट्स कितनी गिवन है, ऑलरेडी x। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 100x माइनस 0.2x स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया, क्योंकि बेसिकली हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी देखो कॉस्ट गिवन है, दैट इज टोटल कॉस्ट गिवन है। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू याद रखना। अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। टोटल रेवेन्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, हमारे पास आया था 100x माइनस 0.2x स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4x प्लस 3000। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट है ना, p से डिनोट करेंगे, तो इसका क्या करें, डिफ्रेंसिएशन कर दें। डिफ्रेंसिएशन करने पे देखो जो वैल्यू आएगी वो आएगी dp डिवाइडेड बाय dx, क्योंकि इधर x दिया हुआ है, इस इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.4x, इसकी वैल्यू होगी -4, और ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तब हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आया, 100 माइनस 0.4x माइनस 4। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0.4x माइनस 4। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है किस वैल्यू ऑफ x पे, इसको 0 ले लें, ये कितना हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 0.4x, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 0.4, और x इज इक्वल टू आएगा 240। तो इसका मतलब अगर हम मार्केट में 240 यूनिट सेल करें तो हम क्या अर्न कर पाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, फंक्शन विद जर्नल फॉर्म y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू gx डिवाइडेड बाय hx। बेसिकली किसका फॉर्मूला है, रैशनल फंक्शन का, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, the demand function of a commodity is given by this and the consumer surplus corresponding to P is equal to 4 is।
अब देखो सिंपली इस क्वेश्चन में अगर हम इंटीग्रेशन यूज़ करें तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो प्राइस क्या दी हुई है 100 माइनस 8x, इसका मतलब प्राइस मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100 और मिनिमम कितनी हो सकती है 4। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब तो इस इक्वेशन पे बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस तरीके से 100 4, और इसमें देखो अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 8x, और हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 100 माइनस p, और x इज इक्वल टू 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 8। बस इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है, और इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कंज्यूमर सरप्लस की, जो कि आएगी D 576। इसका डिटेल आंसर आपको अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन व्हाट शैल बी टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अब देखो टोटल रेवेन्यू पूछा है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 10 माइनस 6x, और बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो ये क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी को किससे डिनोट किया गया है, x से डिनोट किया गया है। अब देखो हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा को d से भी डिनोट करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा x। चेंज को हम किस तरीके से और डिनोट कर सकते हैं, d से। ये किसके बराबर है बेटा 10 माइनस 6x, क्योंकि ये अभी भी देखो किसका फॉर्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू का। क्लियर है, ये पॉइंट मेरा अच्छे से समझो। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन x होता है, दैट इज क्वांटिटी। तो हमने चेंज इन की जगह डेल्टा दैट इज d से डिनोट कर दिया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेट करने पे बेसिकली वैल्यू कितनी आएगी, टी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 माइनस 6x dx इज इक्वल टू, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा 10x माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 10x माइनस 3x स्क्वायर। बस हमसे टोटल रेवेन्यू पूछा था क्वेश्चन में, हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7500, रेट कितना दिया हुआ है 4%, टाइम कितना दिया हुआ है 2%। सीधे सीधे आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे वैल्यूज का एप्लीकेशन करना है। क्लियर, तो जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे फॉर्मूले पे तो हमारी अमाउंट की वैल्यू आएगी 8112। क्लियर, प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है 7500। जब हम इन दोनों को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आएगा D 612। इसका डिटेल सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, इफ A is a skew symmetric matrix then A to the power T is no doubt minus A, that is correct answer होगा A। नेक्स्ट, accumulated series of deposits as future sum of money is classified as। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब फ्यूचर के लिए सम डिपॉजिट करते हैं किसी फंड में तो उसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड। बेसिकली सिंकिंग फंड मेथड हम लोग यूज करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है और हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है। अगर आपने हमारी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की क्लास की होगी तो नो डाउट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपने क्लास नहीं की है तो हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वो क्लास आप ज़रूर से कर लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके इन दोनों वैल्यू और इन दोनों वैल्यू के साथ, और लास्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे डिटर्मिनेंट की क्लास ज़रूर कर लेना। हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट वैल्यू कितनी आएगी 0 माइनस 0 प्लस 2
अब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 माइनस 0, तो यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सिर्फ वैल्यू बचेगी इसकी, ये हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 60। Any change in the accounting policy relating to inventories which is in effect in the current or latter period should be disclosed. This is in accordance with the accounting principle of, अब देखो सिंपली कह रहा है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, जैसे इफ इन केस मान लो आप पहले फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे और अब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अगर आप इसमें कोई भी चेंज करते हो तो नो डाउट हमें इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, बुक्स में इसको डिस्क्लोज करना होता है एज पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है हम किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग। हम कोशिश करते हैं कि हम कभी भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ना करें, बट फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कई बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखो गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, सब पे हमने एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड की हुई है। वो सारी क्लासेस नो डाउट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज वेल एज हमने ड्यू के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें भी वो सारी क्लासेस हमने डाल दी हैं, तो आप ये सारी क्लासेस ज़रूर कवर कर लेना जो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर? Next, X and Y share profits and losses in the ratio 2:1. They admit Z in the firm with 3/7 share, which he get 2/7 from X, 1/7 from Y. New profit sharing ratio पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपली X ने जितना दिया और Y ने जितना दिया वो उनके ओल्ड शेयर से लेस कर देंगे, क्योंकि बेसिकली X सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7 और Y सैक्रिफाइस कर रहा है 1/7, और Z का कितना रेशियो है 3/7। तो देखो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि x का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/3 और इसमें से हम माइनस करेंगे 2/7, तो कितना आएगा 21 और 14 माइनस 6, तो ये सिंपली वैल्यू आ जाएगी 8/21। अब x का शेयर हम याद रखेंगे 8/21। वैसे ही सेम पैटर्न पे y का शेयर निकाल लेते हैं। y का ओल्ड शेयर कितना है 1/3, इसमें से इसने कितना z को सैक्रिफाइस किया है 1/7, तो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 21, ये हो जाएगा बेटा 4/21। ठीक, तो 8/21 रेशियो 4/21 रेशियो z का शेयर कितना है 3/7, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको 21 में कन्वर्ट कर दें, एलसीएम सेम कर दें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो क्या आ जाएगा 8:4:9, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड लॉस इज रेफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब देखो अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो नो डाउट ये भी क्या है, लॉस है। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, ये हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी मिसलेनियस एक्सपेंस है, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पूछा है, तो जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें क्या आएगा, पीएल का डेबिट बैलेंस, ना कि ये सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, अ फर्म हैज 40,000 रुपीज एट इट्स एनुअल प्रॉफिट्स विद अ रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एज 10%। द असेट्स ऑफ द फर्म गिवन है और लाइबिलिटीज भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल है, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो सिंपली इसमें गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब देखो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का तो सिंपल फॉर्मूला है कि जितना कंपनी का टोटल असेट्स है माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितना है 2,80,000 और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है 1,50,000, तो दोनों को माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर बात करें कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट की तो ये भी सिंपल है, सिंपली क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है दैट इज एनुअल प्रॉफिट, और NRR दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, तो सिंपली हम इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल।
तो देखो हम इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अब देखो अगर फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम लोग बात करें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की तो सिंपली टोटल एसेट्स जिसमें हम गुडविल नहीं लेते माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब देखो अगर क्वेश्चन में देखोगे तो सब गिवन है। एवरेज प्रॉफिट दैट इज एनुअल प्रॉफिट गिवन है 40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, टोटल एसेट गिवन है 2,80,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है 1,50,000। बस अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 4 लाख और इसको सॉल्व करने पे आएगा 1,30,000। बस हमारे पास गुडविल की फिगर आ जाएगी 2,70,000। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2,70,000। देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है बी 2,70,000, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपेक्टेड बैड डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो जब भी हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो ये बनाते हैं ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर हमें पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसके लिए आज से ही रेडी हो जाएंगे, आज से ही उसके लिए पैसा अलग करेंगे, दैट इज प्रोविजनिंग करेंगे। बट अगर हमें पता है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉफिट होने वाला है तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि उस प्रॉफिट को आप इग्नोर कर दो। जब वो प्रॉफिट रिलीज होगा, जब वो प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा तभी आप उसके लिए प्लानिंग करना। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने लेक्चर में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो क्लास नो डाउट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं सब आपको बहुत डिटेल में स्टडी करने हैं और हमने ऑलमोस्ट हर एक प्रिंसिपल के लिए अलग अलग क्लासेस अपलोड की हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू बी पेड। कैश प्राइस दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, बैलेंस टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 ईच प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब देखो इसका मतलब इस 60,000 में ये 10% इंक्लूडेड नहीं है। कैसे? कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगे 60,000 के प्लस इंटरेस्ट। अगर मान लो ऑलरेडी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता तो इसमें यहाँ मेंशन किया होता कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखो कैश पेमेंट 20,000 है और डाउन पेमेंट 80,000 है, मतलब आपने तुरंत पेमेंट कितना कर दिया? 20,000 का। बैलेंस कितना बचा? 1,80,000 और इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं 60,000 करके, मतलब ओवरऑल 1,80,000 तो हो गया, प्लस इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%। और हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि हमने ओवरऑल कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखो हम यहाँ पे ये सॉल्व कर दे रहे हैं कि हमारे पास जो कैश प्राइस है वो कितना है? 2 लाख। इसमें से हमने डाउन पेमेंट कर दिया 20,000, तो हमारे पास ओवरऑल कितना बचा है? 1,80,000। ये हमारा कैश प्राइस है। अब देखो यहाँ पे जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या है? 60,000 के अमाउंट, जो कि ओवरऑल हमारी कैश प्राइस का पार्ट है। जब भी हम पेमेंट करते हैं ना एज पर हायर परचेज प्राइस, तो वो होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियर? और इंटरेस्ट हम हमेशा किस पे पे करते हैं? जो बैलेंस बचा है। तो इस पे आप 10% पे करोगे 18,000, तो ओवरऑल जो हमें पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है बेटा? 60,000 प्लस 18,000। पर क्योंकि ये कैश अमाउंट है तो इसमें से हम सिर्फ क्या माइनस करेंगे? कैश बैलेंस। ये हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 पे कितना हो जाएगा? 12,000। ओवरऑल हम पेमेंट कितना करेंगे? 60,000 प्लस 12,000। पर हमने परचेज प्राइस में से या कैश प्राइस में से कितना पेमेंट किया है? 60,000। बैलेंस कितना बचा? 60,000। और इस पे 10% देंगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 6,000। ओवरऑल क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, ये 36,000 हमने पेमेंट किया है एज इंटरेस्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 36,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड, इसका तो रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि हमने बिल डिस्काउंट कराया। तो जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं तो जो भी पैसा हमारे पास आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अगर डिसऑनर हो गया तो उसको रिवर्स भी करते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं करंट लाइबिलिटीज में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगेंस्ट द फर्म और नन ऑफ द अबव। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगेंस्ट द फर्म, अब देखो बेसिकली इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक तुम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इफ इन केस मान लो उसका कोई हमारे पास सोल्यूशन आ भी गया, दैट इज़ वो डिस्प्यूट सेटल भी हो गया, तो सेटलमेंट के बाद भी हो सकता है कि उसकी अमाउंट अभी तक एज सर्टेन नहीं है, तो भी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस तरह की लाइबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ, अब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देखें तो सेक्शन 68 हमें ये अलाउ करता है कि अगर कंपनी चाहे तो वो अपने ही शेयर्स और अपनी सिक्योरिटीज मार्केट से वापस परचेज कर सकते हैं। और इसको वो परचेज कहाँ से कर सकते हैं? ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर। क्लियर? ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से कंपनी अपने शेयर्स को वापस से मार्केट से परचेज कर सकती है, क्योंकि जब आप शेयर परचेज करने जाओगे तो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप अपने फ्री रिजर्व से ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले सकते हो, या अगर आपने कोई नया शेयर इशू किया है तो उसके प्रोसीड्स से ले सकते हो। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बेसिकली ये फ्री रिजर्व है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व नहीं है। नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि ए क्या है? फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट, अ कंपनी परचेजेस फ्रॉम बैंक इट्स ओन 410% debentures of rupees 100 each at 90 on 31st December 2015. Calculate the amount paid exclusively for the debentures if quotations are X interest. डिबेंचर इंटरेस्ट कब कब पे हो रहा है? मार्च में और सितंबर में। तो देखो, जो आपने परचेज किया है वो कब परचेज किया है? 31 दिसंबर को। क्लियर? और इंटरेस्ट कब कब पे होगा? मार्च में और सितंबर में। तो देखो, सिंपली अगर क्वेश्चन में हमारे पास एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है डिबेंचर्स, तो एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? 90 मल्टीप्लाई बाय 400, सीधे सीधे, क्योंकि देखो ना हमने परचेज कितने पे किया है? 90 पे, तो ये वैल्यू हो गई 36,000 की। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट कितना ऐड करेंगे? 400 डिबेंचर्स है, 100 ईच का 10%, और लास्ट पेमेंट कब हुआ है? लास्ट पेमेंट हुआ है 30 सितंबर को। लास्ट पेमेंट इंटरेस्ट की हुई है 30 सितंबर को, तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का भी ड्यू है, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। तो इसका कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आएगी 1000। ओवरऑल कितनी वैल्यू आएगी डिबेंचर्स की? 37,000। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 37,000। आप सिंपली देखो क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ था, अगर एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो सिंपली हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड। अब देखो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बेसिकली हम यूटिलाइज कर सकते हैं राइट ऑफ करने में, या कह लो राइटिंग ऑफ करने में। क्या चीज़ें? सबसे पहला फिक्टिशियस असेट्स, और दूसरा अगर कोई इंटैंजिबल असेट है तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्लियर? हमारे पास ऑप्शन दिया टू राइटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों को ही राइट ऑफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। एंड इफ इन केस मान लो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से हम राइट ऑफ कर दें सारे फिक्टिशियस असेट्स एंड सारे इंटैंजिबल असेट, तब भी अगर उसका कोई बैलेंस बच जाए ना, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, financial ratios are used to calculate profit. No. Determine the dividend of the company. Calculate relationship between current asset, current liability. इसका करेक्ट आंसर होगा assess the financial health of the company. बेसिकली ये financial health को assess करता है। क्या? financial ratios. Next, when the liquidation expenses are paid and borne by the transferor, the following entry needs to be passed in the books of the transferor company. अब देखो, होता क्या है कि जब ट्रांसफरर ट्रांसफरी होते हैं, बेसिकली लिक्विडेशन के टाइम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में आप सारे असेट्स और सारे लायबिलिटीज़ मेंशन कर देते हो। उसके अलावा जो भी असेट्स का रियलाइजेशन पे पेमेंट मिला है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने पे जो पैसा गया है, वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर? अगर मान लो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरी पे कर रहा होता, तो उस केस में तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर हम पे कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफरर पे कर रहा है, तो बेसिकली उसका एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन में वो कहाँ दिखाएगा? टू साइड, कि उसने इतना पेमेंट किया है, किसके लिए? एक्सपेंस के लिए। क्लियर? तो इसकी एंट्री सिंपली क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, issue of shares for purchase of machinery is shown under which heading while preparing cash flow statement as per AS3. अब देखो, हमने क्या किया? शेयर इशू किया है। कब? जब मशीनरी परचेज किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं और अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो हम वेंडर से कह देते हैं कि आपको हम पैसे की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। तो सिंपली उस केस में एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स,
तो क्या यहाँ पे कोई भी कैश फ्लो हो रहा है? ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। तो ये कहाँ दिखाएंगे? कहीं पे भी नहीं। ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर अपलोड किया है, 100 MCQs अपलोड किए हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज वेल एज हमने प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड ऑन किया है और वो सारे के सारे क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, how much amount will be credited to capital reserve account if 200 shares of 10 each are forfeited on which 8 per share has been called and only 2 per share has been paid, reissued at 9 per share as fully paid up। अब देखो 200 शेयर्स है, 10 के हैं, पर उस पर कंपनी ने अभी तक आपसे कितना मांगा है? ओनली 8 रुपीज़ मांगा गया है और उसमें से पे कितना किया गया है? ओनली 2 रुपीज़। एंड आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने जब उसको रीइशू किया तो 9 पर शेयर पे रीइशू किया, मतलब हमें पैसा कितना मिला? 9 रुपये, पर वो फुल्ली पेड था, मतलब 10 रुपये का शेयर का बदले हमें 9 रुपये मिला है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। देखो सीधे सीधे पहली एंट्री क्या करेंगे? एसेट छीनने की, दैट इज फॉरफीचर की। शेयर कैपिटल कितने से जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मांगा है? सिर्फ 8 रुपये। 2, जो पैसा मिल जाता है वो हम दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर में। आपने कितना पे किया है? ओनली 2 रुपीज़। और आपने कितना पे नहीं किया है? तो बेसिकली वो कॉल्स इन अरियर में दिखा दे रहे हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 6, 1200। क्लियर? तो इस शेयर पे अभी तक कंपनी को कितना पैसा मिला है? 400 मिला है। अब कंपनी ने क्या किया कि वही शेयर रीइशू कर दिया, कितने पे? 9 रुपये पे। शेयर फॉरफीचर, क्योंकि 1 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो हम कहाँ दिखाएंगे? शेयर फॉरफीचर में। अब देखो फुल्ली पेड था, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2000। 9 रुपये मिला है, मतलब 1800 रुपये मिला है, और कितना नहीं मिला? 200 नहीं मिला। तो इस पर्टिकुलर शेयर पे देखो होता क्या है ना शेयर फॉरफीचर में, कि जब आप कंपनी से शेयर खरीदते हो और आप पूरा पैसा नहीं दे पाते तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपसे शेयर छीनती है और किसी और को रीइशू कर देती है। बट जब कंपनी आपसे शेयर छीनती है ना, उसी को हम लोग शेयर फॉरफीचर बोलते हैं। तो ये पैसा जितना आपने कंपनी को पे किया है वो कंपनी रिटर्न नहीं करती। तो कंपनी को इस शेयर पे पहले फ़ायदा कितना हुआ? 400 का, बाद में लॉस कितने का हुआ? 200 का। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा दैट इज़ 200, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि बेसिकली वो कंपनी का फ़ायदा है। तो एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से? 200 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 200। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 200। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में देखो हमारे पास क्या दिया? करंट रेशियो दिया है, जो कि क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एसेट टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, बेसिकली क्विक रेशियो की बात कर रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है, इसका मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 1,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और हम क्या लिख सकते हैं कि करंट एसेट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो, ये होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 1, और 2.8 डिवाइडेड बाय 1, करंट एसेट हमने कितना निकाला था? 1,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा करंट लायबिलिटी डायरेक्टली आ जाएगा 90,000। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 90,000। अगर करंट एसेट निकालने बोलता तो सिंपली हम लोग क्या करते? वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी पे आ गया 90,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? करंट एसेट। नेक्स्ट, प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर देन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कॉस्टिंग पे ऑलरेडी 100 MCQs अपलोड किए हुए हैं, जहाँ इस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के ये पूरा का पूरा डाउट हमने वहाँ क्लियर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी MCQs अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारे MCQs नो डाउट आपके लिए बहुत रिलेवेंट हैं, तो वहाँ से आप उसकी कवरेज कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हम इस पे डिस्कशन इसलिए नहीं करें क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी अपने MCQ सेशन पे ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
The first in first out inventory costing method when using a perpetual inventory system. What is perpetual inventory system? देखो दो तरह का इन्वेंट्री सिस्टम होता है, पहला परपेचुअल, दूसरा फिजिकल. फिजिकल मतलब जब हम फिजिकली जा करके अपने स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करते हैं, और परपेचुअल मतलब जब हम उसकी कंप्यूटर पे पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग रखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोर लेजर. कितना मटेरियल परचेज हुआ, कितना इशू हुआ और कितना एक पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस है. क्लियर? Assumes that the cost of the earlier units purchase is allocated in which of the following ways. अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो नो डाउट जो पहले आया होगा उसी के बेसिस पे अलोकेशन हुआ होगा. देखते हैं. फर्स्ट टू बी अलोकेटेड टू द एंडिंग इन्वेंट्री, नो. लास्ट टू बी अलोकेटेड टू, लास्ट की तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. फर्स्ट टू बी अलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट ऑब्वियस सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज हम कहाँ अलोकेट करेंगे? सबसे पहले अलोकेट करेंगे COGS में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इम्प्लाइज. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब सिंपली क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना देते हैं. जैसे इफ इन केस मान लो अगर स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में 10 घंटा, तो ये बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट बनाने में कितना टाइम बेसिकली लग सकता है उसके लिए हम मेंशन कर देते हैं, उसको हम मेंशन कर देते हैं. तो उसको क्या बोला जाता है? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके बाकी लोग अपना वर्क करते हैं. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड लेवल्स ऑफ प्राइस एंड परफॉर्मेंस एज अ स्टैंडर्ड. मतलब पास्ट में जो भी, अब जैसे अगर इफ इन केस मान लो हमने बोला कि एक यूनिट हम 10 घंटे में बनाते हैं, तो ये किसकी बेसिस पे बेटा? अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो है ना, कि जो हमने पास्ट में परफॉर्मेंस की है ये सब उसी के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं. क्लियर? कि पास्ट में लोगों ने एक यूनिट 10 घंटे में बनाई है तो ओवरऑल यही एक पैटर्न बना देते हैं फॉर फ्यूचर भी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, इफ अ कंपनी यूजेस अ प्री डिटरमाइंड रेट फॉर अब्सॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड, द वॉल्यूम वेरिएंस इज द. अब इफ इन केस देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने अगर प्री डिटरमाइंड रेट मतलब पहले से डिसाइडेड रेट यूज़ किया है सो दैट हम फैक्ट्री ओवरहेड को अब्सॉर्ब कर सकें, तो उस केस में जो हमारा फिक्स कॉस्ट है ना ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स कॉस्ट होगा, चाहे वो कम दिख रहा होगा चाहे वो ओवर अप्लाइड होगा, दैट इज बढ़ करके दिख रहा होगा. मतलब जो हमने फिक्स कॉस्ट, मतलब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें दो पार्ट है, वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट. अब्जॉर्ब करना मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट वाइज या एक्टिविटी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. वेरिएबल पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड का वो चाहे तो बढ़ के दिखेगा चाहे घट के दिखेगा, दैट इज अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, which method of accounting for byproduct allocates a portion of joint cost to the byproduct? अब देखो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि what is joint product and what is byproduct. joint product मतलब सिंपली क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर सिंगल ऑपरेशन से, सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेशन से, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो, उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट. क्लियर? और अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो सिंपली जब एक पर्टिकुलर कॉमन या सिंगल ऑपरेशन से, प्रोसेसिंग ऑपरेशन से बहुत सारे जॉइंट आउटपुट्स बने, बट ये सारे के सारे जॉइंट आउटपुट्स की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल हो, छोटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बाई प्रोडक्ट. क्लियर? तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इफ इन केस मान लो आप एक सिंगल प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत सारे आउटपुट्स बना रहे हो तो उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, बट अगर उन जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट. जनरली यही होता है. अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट के लिए सिंपली जो हम लोग मेथड्स यूज करते हैं वो कौन सा होता है? दो मेथड हम लोग यूज करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट के केस में. एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड. बेसिकली ये मेथड हम यूज़ करते हैं जब हम लोग का गुड्स होमोजीनियस हो, और अगर हेट्रोजीनियस है तो वेटेड एवरेज मेथड. बट हमसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है बेटा? रिलेटेड टू बाई प्रोडक्ट. अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी दो मेथड है. सबसे पहला, अगर आपने स्प्लिट ऑफ पे, दैट इज स्प्लिट ऑफ पे मतलब उसका फर्दर विदाउट एनी प्रोडक्शन किए आप अगर उसको मार्केट में सेल कर दे रहे हो, तब हम मेथड यूज करते नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेथड. बट इफ इन केस मान लो कि उस बाई प्रोडक्ट पे आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो और फिर मार्केट में सेल कर रहे हो, तो रिवर्सल कॉस्ट मेथड हम यूज करते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बाई प्रोडक्ट कॉस्ट. क्लियर? तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी करेक्ट है एंड रिवर्सल कॉस्ट मेथड भी करेक्ट है। बस इतना याद रखना कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम यूज़ करते हैं जब हम स्प्लिट ऑफ पे सेल कर देते हैं, और रिवर्सल मेथड यूज़ करते हैं जब हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी यूजिंग, हम कॉस्ट को किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट पूल। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कॉस्ट पूल। नेक्स्ट, अ फर्म प्रीवियसली कैलकुलेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट using absorption costing but now uses activity based costing, what feature of the product cost calculation remains the same। पहले हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और अब कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो डायरेक्ट पार्ट होता है वो तो हम इंटैक्ट रखते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका हम कैलकुलेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर, दैट इज प्राइम कॉस्ट तो दोनों ही केसेस में सेम आनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट, अ डिपार्टमेंट में बी यूज टू मेक एंड सेल अ प्रोडक्ट विच विल अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 20,000 if it is not used to produce a component for internal use, into which classification should the 20,000 be categorized। क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है और उससे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 20,000। इफ इन केस कह रहा है इफ इट इज़ नॉट यूज टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट फॉर इंटरनल यूज, तो उस केस में ये 20,000 क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कंपनी के पास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट विच कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग लेवल इज नो डाउट इक्वल। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है जहां हमने एमसीक्यूज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग अपलोड किया है। क्लियर, कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है एज वेल एज जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है वो हमेशा इक्वल होती है किस लेवल पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल है जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि हम कितना हर बार ऑर्डर करें कि हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कितनी आए, मिनिमम। तो इस केस में कॉस्ट भी पूछा है तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिमम एज वेल एज इक्वल, कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो और बराबर हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिवील्ड बाय कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनमें से क्या नहीं दिखेगा, वेदर द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, अगर डिविडेंड पे किया है तो नो डाउट कैश आउटफ्लो है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। हाउ द कंपनी हैज़ मैनेज द वर्किंग कैपिटल ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। अगर आप उसको मैनेज करें तो कहीं ना कहीं करंट एसेट बढ़ा रहे होगे, करंट लायबिलिटी घटा रहे होगे, तो इसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि रीजन बिंग इसके पीछे भी क्या है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, वो भी कहाँ दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज एक्सीडेड इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट, इफ इन केस मान लो आपने 50,000 की ओवरड्राफ्ट लिमिट ली थी और उसको बढ़ा करके आप 70,000 कर दे रहे हो, तो नो डाउट यहाँ पे कैश आउटफ्लो तो हो रहा है, बट ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी थी इसके बारे में हमें कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से नहीं पता चलता। मतलब ये जो 50,000 की लिमिट थी, क्या ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा, नहीं, ये हमें नहीं पता चलता विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज़ रेज्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म फंडिंग ओवर द ईयर। अगर आपने लॉन्ग टर्म फंडिंग यूज़ की होगी तो नो डाउट कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि हमने एक्स्ट्रा मार्केट से कहाँ से पैसा लिया है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, क्योंकि सी कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आप रिवील नहीं कर सकते कि पहले कितनी लिमिट थी और अभी आपने कितनी लिमिट एक्सीड की है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम इज कॉल्ड, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्लानिंग। नेक्स्ट, द टर्म लीडिंग रिफ्लेक्ट्स। अब देखो बेसिकली लीडिंग की बात करें तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जहां हम इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को। लीडिंग करना मतलब क्या, कि एक लीडर की बात कर रहे हैं और लीडर का काम क्या होता है कि दूसरों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर पाएँ। क्लियर, अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू एंगेज इन द वर्क बिहेवियर्स नेसेसरी टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये करेक्ट है। Process of assigning duties to individuals to achieve specified ends effectively. Process of centralizing the authority in the hands of individual to achieve business ends. अब देखो असाइनिंग ड्यूटीज़ या सेंट्रलाइजिंग ड्यूटीज़ या अथॉरिटीज़ इनका काम नहीं है। बेसिकली इनका काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को मोटिवेट करना, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच टू कंक्लूजन।
मैनेजर, नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर और ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा नेगोशिएटर। देखो, एक इंडिविजुअल जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है जो सारी की सारी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हर एक पार्टीज को प्रॉपर तरीके से केयरफुली लिसन करता है, सुनता है और फिर एक कंक्लूजन पे आता है जो कि सारी की सारी पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उस इंडिविजुअल को बेसिकली हम क्या कहते हैं? नेगोशिएटर। बेसिकली नेगोशिएटर का काम ही यही होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है पार्टीज के बीच में तो उनको सुने केयरफुली एंड उस पर एक डिसीजन ले और उसका डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, डैश आर स्किल्स एसोसिएटेड विद द मैनेजर्स एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स। ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स और नन ऑफ दीज। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ह्यूमन स्किल्स। बेसिकली अगर ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो यही वो स्किल है जो मैनेजर्स के साथ एसोसिएटेड होती है सो दैट वो दूसरों के साथ प्रॉपरली काम कर सके, एज ग्रुप भी काम कर सके, दैट इज बोथ विद इन अ ग्रुप और एज वेल एज लीडर भी वो वर्क परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ह्यूमन स्किल्स। नेक्स्ट, हेनरी गैंट वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ F.W. टेलर। नेक्स्ट, द स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर जॉब इज नोन एज। अब एक पर्टिकुलर जॉब पे अगर आपको रखा गया, जैसे इफ इन केस मान लो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो आप किसके? फाइनेंस डिपार्टमेंट के। तो क्या क्या टास्क आपके होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होगी, इसको हम क्या कहते हैं? जॉब डिजाइनिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर दैट superimposes a horizontal set of divisional reporting relationships onto hierarchical functional structure is known as। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे हम एक चीज़ बताएं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है एंड उनको फुलफिल करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनको अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, अचीव करने में। क्लियर? तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये 4 तरीके से कंपनी बना सकती है और ये देखो यही चारों ऑप्शन दिया भी है, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स एंड हाइब्रिड। अब देखो हम इन चारों को भी यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली बना होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, या कह लो कि जो स्पेशलाइज्ड एरिया है उनके बेसिस पे जब स्ट्रक्चर बना होता है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने डिविजन किया है या कस्टमर के बेसिस पे हमने डिविजन किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की तो बेसिकली वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया होता है वो किसके बेसिस पे बनाया होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। क्लियर? कि बेसिकली अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, मतलब डिफरेंट बहुत सारे मेनी, अगर लार्ज एंड हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो उस केस में उनको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। क्लियर? अगर हम लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल सेट होता है डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का। और लास्ट है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहां हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लस डिविजनल स्ट्रक्चर को मिला करके चलते हैं। क्लियर? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ही हम क्या करते हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल सेट बना करके चलते हैं ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल सेट बनाते, कहाँ? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। क्लियर? और क्वेश्चन में भी हमसे वही चीज़ पूछा था कि हॉरिजॉन्टल सेट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अंडर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल नीड्स आर एज मच सेम एज एग्जिस्टेंस नीड्स। हु आर नोन फॉर दीज थ्योरीज? नो डाउट मैस्लो एंड एल्डरफर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पीस वेज प्रोवाइड्स। अब देखो अगर पीस के हिसाब से है तो होता क्या है कि अगर मान लो हम आवर्स के हिसाब से कहते हैं तो हम कहते हैं कि 8 घंटे का आप काम करो और हर किसी को 8 घंटे के इक्विवेलेंट पैसा मिलेगा। इफ़ इन केस मान लो पहला एम्प्लॉय सिर्फ 8 यूनिट्स बनाया 8 घंटे में, दूसरा 10 यूनिट बनाया और तीसरा 12 यूनिट बनाया, तो आप कर क्या रहे हो कि आप ये नहीं देख रहे कि कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करा, आप कह रहे हो कि जो जितने घंटे काम करेगा हम सिर्फ उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि जो एफिशिएंट मतलब जो अच्छे हार्ड वर्कर्स हैं, जैसे जो 12 यूनिट बना रहे हैं, वो क्या सोचेंगे 8 यूनिट वाले को भी उतना पेमेंट मिल रहा है,
हमें भी उतना ही पेमेंट मिल रहा है, तो हम क्यों उतनी मेहनत करें, हम भी क्या करेंगे कि 8 घंटे में सिर्फ 8 यूनिट बनाएंगे, है कि नहीं। तो जो एफिशिएंट हार्ड वर्कर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इसकी तरह लेजी हो जाएगा। क्लियर। तो पीस वेज देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो एफिशिएंट हार्ड वर्कर्स हैं हम उनको इनकरेज करते हैं। अब इफ इन केस मान लो हर कोई 8 घंटे काम कर रहा है, पर पहला 8 यूनिट बना रहा है, दूसरा 10 यूनिट बना रहा है, तीसरा 12 यूनिट बना रहा है, तो नो डाउट ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, 12 यूनिट वाले को, और कम पैसा किसको मिलेगा, 8 यूनिट वाले को। तो यहाँ होगा क्या कि ये जो 8 यूनिट बना रहा है ये भी कोशिश करेगा 12 यूनिट बनाने की, रीज़न बीइंग जो जितना ज़्यादा बनाएगा उसको उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस शुड ऑलवेज बी डन। जॉब एनालिसिस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पहले मैनेजर को कर लेना चाहिए। बेसिकली जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां टास्क को, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहां उनको ये डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में जिसको भी हम अपॉइंट करेंगे उसका क्या टास्क होगा, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। क्लियर। दैट इज़ उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन हमें करना होता है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए और क्या एबिलिटीज़ चाहिए। दैट इज़ जॉब की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी। जब आपको ये पता होगा तभी तो आप अकॉर्डिंगली, जब मैनेजर को ये पता होगा तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर पाएगा। क्लियर। तो जॉब एनालिसिस हमेशा कब होनी चाहिए, बिफोर रिक्रूटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन अग्रीमेंट ऑफ अ पर्सन शैल बी वॉइड, कोअर्जन, फ्रॉड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो, कोअर्जन की बात करो, फ्रॉड की बात करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करो, एज वेल एज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये सब तब अकर करते हैं जब आपका कंसेंट फ्री ना हो। क्लियर। और जब कंसेंट फ्री नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब जहां इनोसेंट पार्टी, दैट इज अग्रीड पार्टी को ये राइट मिलता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू करे। क्लियर। बट अगर अनसाउंड माइंड के हो, दैट इज एक पार्टी, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर बी कौन है, अनसाउंड माइंड, दैट इज पागल है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है, वॉइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट बेलमेंट। अब देखो, बेलमेंट के बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है जब हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का 2020 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। बेसिकली बेलमेंट मतलब होता है जहाँ दो पार्टीज होती है, ए और बी। ए कौन है, बेलर, बी कौन है, बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो अपना गुड्स देता है, और बेली वो पर्सन होता है जिसको उस पर्टिकुलर गुड्स पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि ए ने जब अपना गुड्स बी को दिया तो बी की ये ड्यूटी है कि जो भी फंक्शन उस पर परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म करके वो गुड्स रिटर्न कर दे ए को। जैसे फिर इन केस मान लो मेरे पास स्कूटी है और हमें उसकी सर्विसिंग करानी है, तो स्कूटी सर्विसिंग में दो चीज़ होती है ना, एक तो फ्री सर्विस होती है स्टार्टिंग में और फिर पेड सर्विस होती है। तो अगर ए ने अपना स्कूटी भेजा है बी के पास, तो बी की ये ड्यूटी है कि उस पर वो सर्विसिंग करे। अगर फ्री सर्विस है तो सर्विसिंग के तुरंत बाद वो गुड्स लौटा दे किसको, ए को। क्लियर। और इफ इन केस मान लो पेड सर्विस है तो बी पैसा लेकर के आपकी स्कूटी लौटा देगा। बट इसमें बेसिकली यही होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना गुड्स देता है सो दैट उस पर कोई काम, कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके, और उसके बाद बी की ये ड्यूटी होती है कि उस गुड्स को वो संभाल करके रखे। जैसे ही वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेगा स्कूटी पे, दैट इज सर्विसिंग को, उसका काम है कि वो गुड्स ए को लौटा दे। क्लियर। तो यहाँ पे जो बेलमेंट होता है ना वो ग्रेटिट्यूअस पे होता है एज वेल एज नॉन ग्रेटिट्यूअस पे होता है, दैट इज पेड एज वेल एज फ्री। अब देखो, पार्किंग कार इन पार्किंग एरिया एंड गिविंग की टू द कार टेकर। बेसिकली कार टेकर है ये। बेसिकली हमने जैसे ही कार टेकर को अपनी कार की कीज़ दी, उसका काम क्या है कि वो उसको संभाल करके रखे, उसके बदले वो जो भी रिसीट काटेगा उसका हम पेमेंट कर देंगे, और बाद में जैसे ही हमें कार लेकर के जानी होगी, ये कार टेकर की ड्यूटी है कि वो हमें कार लौटा दे। क्लियर। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वो फर्दर इम्पोज नहीं कर सकता। हैंडिंग ओवर गुड्स टू एन एजेंट फॉर अ कस्टमर एंड सीजर ऑफ गुड्स ऑफ अ ट्रेडर बाय पुलिस। तो देखो, हर केस में क्या होगा कि जैसे ही फॉलोइंग एक्टिविटी होगी, जैसे एजेंट है, एजेंट ने आपसे गुड्स लिया, जैसे वो उसको गुड्स सेल करेगा पैसा आपको रिटर्न कर देगा। पुलिस आपके गुड्स को सीज कर लिया, जैसे ही आप फ्री हो जाओगे, जैसे ही आप प्रूफ कर दोगे कि आप इनोसेंट हो, पुलिस का काम क्या है कि वो आपके गुड्स को छोड़ देगी। क्लियर। बट प्लेसिंग ज्वेलरी इन बैंक लॉकर, जब हम बैंक से लॉकर लेते हैं ना, तो लॉकर के लिए हम सिर्फ एक अमाउंट पे कर देते हैं, और बैंक को इससे मतलब नहीं है कि आपने लॉकर में क्या रखा है क्या नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। क्लियर। और आप जब चाहो अपनी ज्वेलरी लेकर के आ सकते हो, उस पर बेसिकली बैंक को किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कि बी बेलमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बेलमेंट से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट,
If before the due date of performance the promiser refuses to perform the promise, it is known as, देखो दो चीज़ होती है, इफ़ इन केस मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 जुलाई को और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 15 जुलाई को हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। अगर जिस दिन ड्यू डेट है, जैसे 15 जुलाई, उस दिन अगर ए ने बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ़ इन केस मान लो आपने ड्यू डेट के पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएँ, तो इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज एडवांस में आपने ये इन्फॉर्म कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि सिंपली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। क्लियर? तो एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, दैट इज ऑन 15 जुलाई, उस दिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो उसको एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। अदरवाइज अगर आपने एडवांस में ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, which of the following is not an exception to rule that an agreement without consideration is void? A promise to compensate for a voluntary act, gift, अगर गिफ्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू है तो ये एक्सेप्शन था। अ प्रॉमिस ऑफ डोनेशन इन राइटिंग, दैट इज चैरिटी की अगर बात करें तो ये भी अलाउड है विदाउट कंसिडरेशन। एंड अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, अगर टाइम बार डेट हो चुका है, दैट इज टाइम पीरियड बीत चुका है 3 साल का, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट तो एक्सेप्शन थे कंसिडरेशन के। बट अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर अ वॉलंटरी एक्ट, ये एक्सेप्शन नहीं है किसका, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड का। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दें कि हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया के भी जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, दैट इज ड्यू के लिए एज वेल एज UCET के लिए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस वही सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो DU के एंट्रेंस एग्जाम में और CUCET के एंट्रेंस एग्जाम में है। इनफैक्ट वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले से इंक्लूडेड था तो उस पर भी वहाँ क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। तो वो क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व करवाया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरा ये सजेशन होगा कि वो क्लास भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज इज नॉट अवेलेबल टू द अग्रीव पार्टी। अब देखो डैमेजेस के लिए आप केस कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हो, रिसेशन के लिए कर सकते हो, बट पनिशमेंट के लिए नहीं। आप पनिशमेंट के लिए कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? If a seller breaks a condition of the contract of sale, the buyer is entitled to cancel the contract. Correct? क्योंकि देखो दो चीज़ होती है, कंडीशन एक वारंटी। अगर वारंटी तोड़ी है तो उस केस में बायर के पास राइट होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सके, पर अगर कंडीशन ब्रेक किया तो बायर के पास ये राइट है कि वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सके। अ बायर कैन बिकम द ओनर ऑफ गुड्स विदाउट हैविंग पेड द प्राइस, ये भी करेक्ट है। ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, हो सकता है कि प्राइस का पेमेंट फ्यूचर में हो। If the unpaid seller sells the goods to a third party without serving notice to the first buyer, the sale is valid. अब देखो बेसिकली जो अनपेड सेलर है उनके पास राइट होता है रीसेल का। हाँ, उसमें ये चीज़ ज़रूर बोली है कि एक बार आपको वहाँ पे ये चीज़ बोला है कि जो फर्स्ट बायर है उनको आपको एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करना होता है नोटिस की हेल्प से कि अब हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हम ये गुड्स किसी और को रीसेल कर देंगे। क्लियर? तो उसका मतलब ये रॉन्ग है। एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, दैट इज अ गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड टैंजिबल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तो वहाँ पे हम सिर्फ उन गुड्स की बात कर रहे हैं जो मूवेबल गुड्स हैं। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन ना ट्रू नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। इसमें से फॉल्स है ऑप्शन सी। अगर बाकी तीनों ऑप्शन देखें तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट एक्सरसाइज विच आर द फॉलोइंग राइट्स अपॉन द बायर्स गुड्स। देखो 3 ही राइट मिलते हैं, राइट ऑफ लीन मिलता है, राइट ऑफ रीसेल मिलता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलता है, बट राइट ऑफ प्लेज ये कोई राइट नहीं मिला है अनपेड सेलर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज नो डाउट ड्रॉय। ड्रॉय को ही क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नाउ परमिटेड इन इंडिया अंडर द LLP एक्ट 2008। देखो कम से कम इसमें 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दैट इज जितने नंबर ऑफ मेंबर्स ये चाहें, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स ये चाहें ये रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑल्टर्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखो, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को तो हम कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, या आपको रिटन रेजोल्यूशन देना होगा। क्लियर? और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज की, तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने की बात हो रही है, और इनका ऑल्टरेशन हमेशा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। क्योंकि देखो, एमओए में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जितने भी क्लॉजेज हैं एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज, अगर आप कैपिटल क्लॉज को छोड़ दो तो बाकी जितने भी क्लॉजेज हैं सबका ऑल्टरेशन पॉसिबल है, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसा कि मेंशन किया गया है सेक्शन 13 में। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग बात करें कैपिटल क्लॉज की, तो कैपिटल क्लॉज ही एक ऐसा क्लॉज है अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसका ऑल्टरेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर? तो सिंपली इसका क्रक्स क्या है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो सबका ऑल्टरेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अ पर्सन इंक्लूड्स, अब देखो पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, फर्म भी आता है, कंपनी भी आता है, एओपी बीओआई दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि ओवरऑल 7 पर्सन्स होते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो पहला हो गया इंडिविजुअल, नेक्स्ट एचयूएफ, फर्म, एओपी बीओआई, कंपनी, 5 ये हो गए। 6th है लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ऑल, एंड लास्ट वन इज अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ओवरऑल ये 7 पर्सन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच इनकम और इनकम्स ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज आर नॉट क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। बेसिकली जो उनकी स्किल या नॉलेज पे वो गेन करते हैं उसकी क्लबिंग पॉसिबल नहीं है। एनी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, इनकम विच अक्रू और अराइज टू अ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, बोथ ए एंड बी, दोनों ही केसेस में क्लबिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल बोला है, नो डाउट इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। बेसिकली ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है क्योंकि इसको हम लोग बिजनेस इनकम का पार्ट मानते हैं। अब देखो, टैक्सेशन पे हम बहुत जल्दी MCQs अपलोड करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स पे, सो दैट आपको बहुत सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट, एन assessee who has no income from business or profession will not be required to pay advance tax if the said assessee is an फर्म, सीनियर सिटीजन, एओपी, इंडियन कंपनी। अब देखो, अगर कोई इनकम नहीं है बिजनेस या प्रोफेशन से तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सीनियर सिटीजन। क्लियर?